तो देखिए बच्चों, और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्ट्रिंग्स को लेके भी अब क्वेश्चन आएंगे। जैसे उन्होंने बोला कि भाई यहाँ पर एक सपोर्ट है, उससे एक स्ट्रिंग हैंग कर दी गई है और यहाँ पे एक ब्लॉक 2 kg का उन्होंने इस स्ट्रिंग से जोड़ दिया है, ये हैंग हो गया है। ठीक। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इस स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स कितना होगा, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, है ना, ये पूछा जा रहा है। तो ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन दिया है मैंने, फिर इसके बाद अपन इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ाते चलेंगे। अभी तो आप अगर इसका जवाब देना हो तो सबसे पहले हमें 2 kg पे देखना चाहिए। अब रोप में टेंशन की डायरेक्शन कैसे बनाते हैं बच्चों, तो रोप में टेंशन हमेशा पुल होता है टूवर्ड्स द रोप, तो यहाँ पे टेंशन फोर्स है जो ऊपर की तरफ है। कुछ नहीं दिया गया तो हमेशा आइडियल स्ट्रिंग लेना है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, है ना। तो पूरी स्ट्रिंग में टेंशन जो है वो सेम रहेगा, तो जो टेंशन यहाँ लग रहा है उतना ही टेंशन इधर ऊपर रखा होगा टूवर्ड्स द रोप। और नीचे 2 kg पे mg फोर्स लग रहा है, दैट इज 2 इंटू जी, दैट इज 20 न्यूटन। अब ये जो ब्लॉक है ये हैंग है, तो ये ब्लॉक जो है वो रेस्ट पर है। तो अगर हम एफबीडी बनाए तो एफबीडी अगर हम बनाएंगे तो हमें समझ में आ रहा है कि एफबीडी में इसको पॉइंट मास मान लो, नीचे 20 न्यूटन का फोर्स है, ऊपर टेंशन है और ये बॉडी जो है वो रेस्ट पर है, जो हमने 2 kg वाले का एफबीडी बनाया है। अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि अगर ये रेस्ट पे है तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, और कैंसिल आउट तभी करेंगे जब टेंशन किसके बराबर हो जाएगा, 20 न्यूटन। तो इस केस में जो स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू है बच्चों वो है 20 न्यूटन। तो आई होप आपको टेंशन निकालना समझ में आया होगा, है ना। अब और क्वेश्चंस अगर हम करें तो जैसे मान लीजिए कि अब ऐसा बोल दिया गया आपको इस तरीके से, क्वेश्चन में बोला गया कि इस तरीके से आपका रिजिड सपोर्ट है, यहाँ से एक हैंग कर दिया गया 4 kg के ब्लॉक को, फिर एक दूसरी रोप ले ली गई जिसको हैंग कर दिया गया और ये 2 kg का ब्लॉक है। अब आपको बताना है कि जितनी भी टेंशन फोर्स होंगे इन रोप में वो सारे टेंशन फोर्स निकालने, फाइंड द टेंशन फोर्स, है ना। तो देखो कैसे करेंगे, फिर से वही बात। अब हम 2 kg पे देखें तो नीचे इसमें ग्रेविटी लग रही है, कितनी ग्रेविटी लग रही भाई, 2 इंटू जी, तो 20 न्यूटन। ऊपर इस रोप में टेंशन लग रहा होगा तो मैं इसको T1 बोल रहा हूँ, क्योंकि ये रोप और ये रोप अलग है। सेम रोप में टेंशन सेम होता है, लेकिन रोप अलग अलग सेक्शन में है तो उसमें टेंशन सेम हो ना हो ये जरूरी नहीं है, अलग अलग हो सकता है। अच्छा, ये वाले 4 kg को भी ये रोप पुल करेगी क्योंकि टेंशन लग रही है, स्ट्रिंग टाइट है, तो इसमें भी T1, क्योंकि ये सेम रोप है तो इसमें टेंशन की वैल्यू सेम होगी। फिर लेकिन 4 kg पर एक ग्रेविटी लग रही है 4 इंटू जी, तो 40 लिख देंगे। फिर ऊपर दूसरी स्ट्रिंग है तो उसमें टेंशन T2 ऊपर भी पुल करेगी तो टेंशन T2। तो ये बच्चों हमने सारे फोर्सेस बना लिए। अब आप एफबीडी बनाए तो सबसे पहले यहाँ पे दो मासेस हैं तो दो एफबीडीज बनानी पड़ेंगी, है ना। तो पहले हमने एफबीडी ऑफ 2 kg बना रहे हैं, एफबीडी ऑफ 2 kg मास। तो 2 kg मास का एफबीडी बनाए तो नीचे 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है बच्चों, ऊपर टेंशन T1 लग रहा है। सिर्फ इस पे लगने वाले फोर्सेस बनाने हैं, तो ऊपर टेंशन रोप लगा रही है और नीचे ग्रेविटी लगा रहा है। तो यहाँ पर ये बॉडी जो है बच्चों वो रेस्ट पर है, तो इस यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, तो टेंशन T1 की वैल्यू हो जाएगी 20 न्यूटन। तो देखो T1 की वैल्यू तो आ गई अपनी। फिर उसके बाद फिर हम क्या करेंगे बच्चों, एफबीडी ऑफ 4 kg ब्लॉक। तो आप 4 kg ब्लॉक का एफबीडी बनाओ। तो 4 kg का अगर हम बनाएंगे तो नीचे की तरफ 40 न्यूटन लग रहा है, नीचे की तरफ एक और लग रहा है T1 और ऊपर की तरफ लग रहा है बच्चों T2, है ना। तो तीन फोर्सेस लग रहे हैं 4 kg पर। अब इसमें भी ये दोनों बैलेंस करेंगे, जो T2 है वो 40 प्लस T1 के बराबर है और T1 की वैल्यू 20 है, तो आप पुट करोगे तो T2 इज इक्वल्स टू 60 न्यूटन आ जाएगा। तो ये हमारा सेकंड रोप का टेंशन आ गया 60 न्यूटन। तो इस तरीके से आप टेंशन फोर्स इसमें निकाल सकते हो। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होंगे, समझ में आया होगा। तो देखिए बच्चों, इसमें जैसे दो ब्लॉक का मैंने अभी आपसे पूछा, दो से ज्यादा ब्लॉक का भी आपसे पूछ सकता है वो, है ना। तो क्वेश्चन में ये हो सकता है कि भाई 3 ब्लॉक दे दे, कितना भी दे दे उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप तो एफबीडी बनाना आता है आपको तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 2 kg का ब्लॉक लगा दिया, फिर एक दूसरी रोप लगा ली, फिर यहाँ पे 3 kg का ब्लॉक लगा लिया, फिर एक दूसरी रोप लगा दी, फिर यहाँ पर आपका 4 kg का ब्लॉक लगा दिया गया और बोल रहा है कि रोप में जितनी भी टेंशन फोर्स लग रही हैं वो सारी टेंशन फोर्स फाइंड आउट करो, है ना। इसमें भी फिर आपको सारे फोर्सेस ड्रॉ करने हैं, फिर एफबीडीज बनाना है। अब यहाँ पे 3 बॉडीज हैं तो 3 एफबीडी बनाओ, क्योंकि टेंशन 3 आएंगी तो 3 इक्वेशन चाहिए, है ना बच्चों।
तो नीचे सबसे पहले तो इसमें ग्रेविटी लग रहा है 40, ऊपर इसमें टेंशन मान लीजिए T1, तो ये भी पुल करेगा तो ये T1, फिर नीचे यहाँ पे ग्रेविटी लग रही होगी 30, ऊपर इस रोप बदल गई है तो टेंशन T2 रख दो, इसमें ही पुल फोर्स टूवर्ड द रोप, टेंशन T2, यहाँ पे ग्रेविटी लग रही होगी तो ये हो जाएगा 20, फिर ऊपर टेंशन T3 और यहाँ पे टेंशन T3, है ना। तो ये सारे फोर्सेस के डायरेक्शन हमने बना लिए। अब एफबीडीज बनाना है हमारा काम है ना। तो सबसे पहले नीचे से सॉल्व किया करो बच्चों, क्योंकि वहां से फिर सॉल्व होता चलता है। तो एफबीडी ऑफ हम बनाएंगे सबसे पहले 4 kg का। तो 4 kg का एफबीडी बनाओ तो 4 kg में नीचे 40 लग रहा है, ऊपर T1 लग रहा है। तो क्योंकि ये बॉडी रेस्ट पर है तो obvious सी बात है, दोनों बैलेंस करना चाहिए। तो T1 की वैल्यू हो गई 40 न्यूटन। तो T1 की वैल्यू आ गई आपकी 40 न्यूटन। फिर उसके बाद एफबीडी बनाओ, तो एफबीडी ऑफ 3 kg ब्लॉक। तो 3 kg ब्लॉक का एफबीडी बनाते हैं। तो पॉइंट मास मान लिया, नीचे की तरफ कौन कौन सा फोर्स लग रहा है बच्चों, एक तो 30 न्यूटन का लग ही रहा है, ऊपर से नीचे T1 भी लग रहा है, और ऊपर की ओर जो है वो T2 लग रहा है। क्योंकि रेस्ट पर है तो बैलेंस कर रहे होंगे। तो T2 इज इक्वल्स टू 30 प्लस T1, T1 की वैल्यू 40 है तो T2 की वैल्यू आ जाएगी 70 न्यूटन। तो देखो बच्चों T2 की वैल्यू भी आ गई। फिर आपको तीसरा सॉल्व करना है, तो फिर एफबीडी बनाओ ऑफ 2 kg ब्लॉक। तो आपने उसका जब एफबीडी बनाया, पॉइंट मास माना, तो नीचे लग रहा है 20 न्यूटन, एक और फोर्स लग रहा है T2 और ऊपर लग रहा है T3। तो यहाँ से T3 इज इक्वल्स टू 20 प्लस T2, और T2 की वैल्यू 70 है तो 70 रख दोगे तो T3 की वैल्यू हो जाएगी 90 न्यूटन। तो ये T3 भी आ गया है ना। तो इस तरीके से कितने भी ब्लॉक्स लगाए जाए, आप कितने ही ब्लॉक्स में टेंशन बड़े ही आसानी से बच्चों निकाल सकते हो। तो आई होप आपको ये वाला प्रॉब्लम भी क्लियर हुआ होगा। तो देखो बच्चों और क्वेश्चन इस पे परफॉर्म करते हैं ना। अब ये तो बड़े सिंपल क्वेश्चन होते हैं, अब थोड़ा सा इसमें और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं अपन। तो यहाँ पे लेट सपोज आपके पास बच्चों इस तरीके से एक 5 kg का ब्लॉक है। मान लीजिए इस तरीके से ये 5 kg का ब्लॉक हो गया, और ये ब्लॉक एक इस तरीके से स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है ऐसे वॉल से, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो स्ट्रिंग है वो 30 डिग्री पर है, और एक स्ट्रिंग ऐसी जुड़ी हुई है, मतलब दो रस्सियों से है ये इस तरीके से, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री का एंगल बना है, और ये ब्लॉक रेस्ट पर है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ये ब्लॉक आराम से रेस्ट पर हैंग कर रहा है। तो आपको बताना है कि जितने भी इन रोप्स में टेंशन आ रहे हैं उनकी वैल्यू क्या है। अब देखो निकालते हैं भाई। सबसे पहले तो ये जो रस्सी है ये इस ब्लॉक को अपनी तरफ खींचेगी, तो यहाँ पे टेंशन T1, तो ये दीवार को भी खींचेगी तो टेंशन T1, क्योंकि आइडियल स्ट्रिंग है तो इसमें लगने वाला टेंशन सेम रहेगा। ये सब आप बातें जानते हो। नीचे 5G यानी कि 50 न्यूटन का फोर्स लगेगा, ये वाली रोप ऐसे खींचेगी तो ये टेंशन, क्योंकि ये रोप अलग है इससे तो इसका टेंशन बदल जाएगा, ये T2 कहलाएगा। ऊपर वाला दीवार को ऐसे खींचना चाहेगी तो फुल फोर्स लगाती है ना टूवर्ड्स द रोप, तो ये T2 हो गई। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस हमने बना लिए जो लग रहा है। अब हमें T1 T2 चाहिए तो 5 kg के लिए एफबीडी बनाना पड़ेगा। तो हम अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए एफबीडी ऑफ 5 kg बनाते हैं। एफबीडी ऑफ 5 kg ब्लॉक। अब एफबीडी बनाए तो इसको सबसे पहले पॉइंट मास मान लो, नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है बच्चों, तो ये 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। फिर से यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो फोर्सेस थे वो वर्टिकल में थे तो उनको तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन यहाँ पे इंक्लाइन फोर्सेस भी हैं तो उनको तोड़ना जरूरी है ना। तो ये जो फोर्स है ये आपका टेंशन है T1 जो 30 डिग्री के एंगल पे लग रहा है। फिर एक आपका ये फोर्स है जो टेंशन है T2 और ये 60 डिग्री के एंगल में लग रहा है ना। फिर हम इसके बच्चों कंपोनेंट कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। तो कंपोनेंट कर लीजिए। इसका एक कंपोनेंट ये वाला हॉरिजॉन्टल में तो T1 cos 30, तो ये हो जाएगा √3T1 बाई 2 है ना। cos 30 की वैल्यू ये होती है। और इसका एक कंपोनेंट ये वाला तो ये हमें लिखना पड़ेगा, तो ये sin 30 तो ये T1 बाई 2 हो जाएगा बच्चों, है ना। वैसे T2 का कंपोनेंट करो तो ये T2 का कंपोनेंट करेंगे तो ये हो जाएगा cos 60 मतलब T2 बाई 2, और ये ऊपर हो जाएगा इसका
कितना बच्चों, इससे ऐड हो जाएगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा √3t2, क्योंकि ये sin 60 आएगा ना बाई 2, है ना। तो ये सारे कंपोनेंट कर लिए, फिर से हम यहाँ पे बना लेते हैं सिंप्लीफाइड डायग्राम ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। तो ये है आपका √3t1 बाई 2, ये है आपका इस साइड बच्चों t2 बाई 2, नीचे की तरफ है बच्चों 50 न्यूटन, और ऊपर की तरफ है दोनों का सम, तो t1 बाई 2 प्लस √3t2 बाई 2। अब आपको पता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में खेलना है, बैलेंस करना है, क्योंकि बॉडी तो कैसी है बच्चों, रेस्ट पर। तो यहाँ पे सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लगा ले, तो हॉरिजॉन्टल लगाएंगे तो जो t2 बाई 2 है इट इज इक्वल्स टू √3t1 बाई 2 हो जाएगा, 2 कैंसिल, तो t2 की वैल्यू आ गई √3t1। तो ये एक इक्वेशन तो हमारे पास बच्चों बन गई है कि t2 इज इक्वल टू √3t1। अब हम वर्टिकल लगाते हैं भाई, तो वर्टिकल में इक्वेशन बनाए आप, तो ये हो जाएगा t1 बाई 2 प्लस √3t2 बाई 2 इज इक्वल्स टू 50 न्यूटन। यहाँ पे एक काम करो, t2 की वैल्यू √3t1 रख दो, तो ये 2 तो बच्चों एलसीएम आएगा, उधर जाएगा तो 100 हो जाएगा, तो ये बचेगा t1 प्लस t2 की वैल्यू √3t1 है, तो √3 इंटू √3, तो ये हो जाएगा 3t1 इज इक्वल्स टू, नीचे से एलसीएम 2 आया था उधर गया था, तो ये हो गया 100। तो t1 की वैल्यू आ गई बच्चों, देखो ये 4t1 हो जाएगा 100, तो 100 बाई 4 25 न्यूटन। तो t1 की वैल्यू मिल गई बच्चों कितनी, 25 न्यूटन। और अगर t1 की वैल्यू मिल गई तो t2 की वैल्यू मिल गई, t2 जो है वो कितना है बच्चों, √3 इंटू t1, तो t1 की वैल्यू है 25 इंटू √3 न्यूटन, तो दिस विल बिकम द वैल्यू ऑफ t2। तो कुल मिला के आपको करना क्या है, अब इतने सारे आप न्यूमेरिकल में समझ चुके होंगे कि आपको फोर्सेस की डायरेक्शन अच्छे से बनानी आनी चाहिए, फिर उनके कंपोनेंट करने आने चाहिए, फिर उनको बैलेंस करना आना चाहिए, हॉरिजॉन्टल में अलग और वर्टिकल में अलग, तो आपको आंसर मिलता हुआ दिखता हुआ नजर आएगा, है ना। तो इस तरीके से आपको पूरे क्वेश्चन, पूरे एनएलएम में यही करना है। एफबीडी बनाना मस्ट है, बिना एफबीडी बनाए आप सॉल्व नहीं कर पाओगे क्वेश्चंस को। बोलिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, और कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इसमें, है ना, तो उनकी चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अब ये क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन में इसकी गिनती होती है, तो इसको एक बार जल्दी से कर लेते हैं। तो बच्चों इस तरीके से आपका एक रोप है, हैंग है, यहाँ पर एक ब्लॉक हैंग है, ये ब्लॉक का मास m1 है ना बच्चों। और ये बोला गया है कि फिर एक रोप ऐसी है, ये बोला गया कि ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो है 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, यहाँ पे भी ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो है वो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। फिर यहाँ पे एक दूसरा ब्लॉक जिसका मास m2 है वो जुड़ा हुआ है, और फिर एक और रोप ऐसे जुड़ी हुई है इस तरीके से, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो है रोप वो थीटा एंगल बना रही है ना। और ये बता दिया उसने कि इस वाली रोप में टेंशन T1 मानना है ना, ये डायग्राम में उसने बताया हुआ था क्वेश्चन में, ये वाली टेंशन T2 मानना है, और इस वाली रोप में जो टेंशन है वो T3 लेना है, T3 लेना है ना। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि फाइंड T1, T2, T3 and angle theta if system is in equilibrium। इक्विलिब्रियम मतलब अगर सभी चीजें रेस्ट पे हैं, कोई भी बॉडी कहीं नहीं जा रही है, तो T1, T2, T3 और थीटा, जो ऊपर वाला एंगल है थीटा, उनकी क्या वैल्यू होगी ये आपको बताना है। तो चलिए बच्चों काम हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम एफबीडी बनाएंगे, तभी हमारा काम बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो सबसे पहले आप देखो, तो यहाँ पे m1 मास का एफबीडी बना लेते हैं, काम करते हैं। तो नीचे इसमें एक और फोर्स लग रहा होगा जो यहाँ पे नहीं दिखाया, लेकिन अपन दिखा देंगे, दैट इज m1g। और m2 में भी नीचे की तरफ एक और फोर्स लग रहा है, दैट इज m2g, वो हमें बनाना पड़ेगा, है ना। तो अब यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे हम, तो दो एफबीडी बनेंगी क्योंकि दो मासेस हैं। तो सबसे पहले एफबीडी बनाते हैं m1 का, तो एफबीडी ऑफ मास बच्चों m1, तो m1 का एफबीडी देखें, तो m1 का एफबीडी कितना होगा, इसको पॉइंट मास मान लिया, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है m1g, ठीक है बच्चों। फिर यहाँ पे फोर्स लग रहा है आपका, ये पहले अपन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बना लेते हैं,
फिर ये ऐसे फोर्स लग रहा है T2 विच इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, और ऐसे फोर्स लग रहा है T1 विच इज ऑल्सो एट एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। अब इनके कंपोनेंट करना जरूरी है, तो कंपोनेंट कर लो भाई। तो ये वाला कंपोनेंट जो है T2 cos 45, तो ये T2 बाई रूट टू होगा बच्चों। ये आपका जो है T2 बाई रूट टू ये भी होगा, और ये वैसे यहाँ पे भी ये T1 बाई रूट टू होगा, ये तो आपको पता ही है, और ऊपर भी T1 आएगा तो ये प्लस आएगा, है ना, ऊपर की तरफ। तो T1 बाई रूट टू, यानी कि मैं इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाऊं तो अच्छे से, तो ये आपको समझ में आ रहा है, ये T2 बाई रूट टू है। फिर ऊपर जो है बच्चों वो दोनों का सम है, दैट इज T1 बाई रूट टू प्लस T2 बाई रूट टू। फिर यहाँ पे लेफ्ट साइड T1 बाई रूट टू है, और नीचे की तरफ M1G है। चलिए, ये हमारी एक एफबीडी तो बन गई। अब हम दूसरी एफबीडी बनाते हैं बच्चों M2 का, फिर इकट्ठा सॉल्व करेंगे सारी चीजें। तो यहाँ पे देखें एफबीडी ऑफ मास M2, तो यहाँ पे हमने M2 को पॉइंट लिया, नीचे की तरफ जो है वो M2G लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, तो अगर ये 45 है तो ये एंगल भी 45 होगा बच्चों। तो T2 नीचे की तरफ लग रहा है, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बनाया, तो ये एंगल 45 डिग्री, या हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल 45, ये पता है आपको, है ना। तो ये भी आपका T2 वाला हो गया, ठीक। उसके बाद फिर आपका क्या बचेगा बच्चों, देखो यहाँ पर ये T3 लग रहा है, तो T3 इस तरीके से लग रहा है, और ये T3 जो है ये हॉरिजॉन्टल साथ एंगल थीटा बना रहा है। अब इसके फिर से हमें कंपोनेंट करने पड़ेंगे बच्चों, तो कंपोनेंट करते हैं पहले T3 का ये वाला कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा T3 साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा लिखना चाहिए, कॉस। तो T3 कॉस थीटा, ये ऊपर की तरफ हो जाएगा T3 साइन थीटा, जिसके साथ थीटा जुड़ा होता है वो कॉस वाला कंपोनेंट, जिसके साथ नहीं है वो साइन वाला कंपोनेंट। और T2 का इधर कंपोनेंट रूट टू हो जाएगा, नीचे भी कंपोनेंट T2 बाई रूट टू हो जाएगा, क्योंकि 45 है ना, तो डिवाइड बाई रूट टू। कॉस की वैल्यू भी 45 की 1 बाई रूट टू होती है, और उसकी भी। तो इसका अगर हम इक्विवेलेंट डायग्राम बना लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये हो जाएगा T3 cos थीटा, ऊपर हो जाएगा आपका T3 साइन थीटा, ये वाला आ जाएगा आपका T2 बाई रूट टू, और नीचे आ जाएगा M2G प्लस T2 बाई रूट टू, है ना बच्चों। तो ये सारे फोर्सेस हमने दोनों एफबीडीज बना लिए। अब हम सॉल्व करना चालू करते हैं। देखो बच्चों, चार चीजें निकालनी है हमें यहाँ पर, है ना, तो इक्वेशंस बड़ी रिक्वायर्ड होंगी। तो दोनों केसेस में आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लगाओ तो चार इक्वेशन बनेंगी, तो चार आपको मिल जाएगा बच्चों, चार सॉल्व कर पाओगे आप, है ना। तो चलिए अब जल्दी से करते हैं। तो सबसे पहले हम M1 मास के एफबीडी में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लगाते हैं, क्योंकि सारी चीजें इक्विलिब्रियम में है, तो जो फोर्सेस है वो कैंसिल आउट कर रहे होंगे, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो अगर हम इस वाले में लगाएं एफबीडी ऑफ M1 में, हॉरिजॉन्टल में खेलें अगर, तो देखो क्या आएगा आपका, ये दोनों कैंसिल आउट करना चाहिए हॉरिजॉन्टल वाले जो फोर्सेस हैं। तो T1 बाई रूट टू मस्ट बी इक्वल्स टू T2 बाई रूट टू। तो यहाँ से एक चीज समझ में आ गई बच्चों, रूट टू कैंसिल। तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कि T1 और T2 जो है वो तो बराबर है। चलो, एक इक्वेशन सॉल्व करने से एक चीज हमें पता चल गई कि T1 और T2 टेंशन, दोनों टेंशन का मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर है। फिर उसके बाद अगर हम वर्टिकल लगाएं, तो वर्टिकल में देखिए ये दोनों का सम M1G के बराबर है, तो T1 बाई रूट टू प्लस T2 बाई रूट टू इज इक्वल्स टू M1G के बराबर होना चाहिए, मतलब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करना चाहिए। अब यहाँ पे देखो बच्चों, इसको क्या कर सकते हैं, क्योंकि T1 और T2 की वैल्यू बराबर है, तो यहाँ पे T2 की जगह T1 रख दो आप, तो ये हो जाएगा 2T1 बाई रूट टू, और रूट टू और ये, तो मतलब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेता हूँ, ये 2T1 बाई रूट टू हो जाएगा इज इक्वल्स टू M1G हो जाएगा बच्चों, है ना। तो ये रूट टू और ये रूट टू और ये टू, तो ये ऊपर रूट टू बचेगा, रूट टू इसके नीचे आ जाएगा, तो T1 मिल जाएगा, मतलब T1 हमें मिल गया विच इज इक्वल्स टू T2, दोनों हमें मिल गए, और उनकी वैल्यू है M1G बाई रूट टू, है ना बच्चों। देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करो तो आपको T1 T2 मिल गया। देखो T1 T2 मिल गया, हमारा एक काम तो बच्चों बन गया, है ना, इसमें अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक।
अब हम यहाँ पे आते हैं और इसके एफबीडी को सॉल्व करते हैं। इसमें भी दो इक्वेशन बनेंगी, एक हॉरिजॉन्टल से एक इक्वेशन से, और दो वेरिएबल बचे हैं, तो हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लगाएंगे तो हमें पता है कि T3 cos थीटा जो है वो बैलेंस करेगी किसको, T2 बाई रूट टू को, है ना। T2 बाई रूट टू को बैलेंस करेगी भाई, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और यहाँ पे देखो अपन बच्चों T2 की वैल्यू जानते हैं, तो T2 की वैल्यू यहाँ से हमें पता है कितना है, m1g बाई, लेकिन यहाँ पे हमें पहले थीटा निकालना पड़ेगा ना, तब हम T3 को इसको डिवाइड कर पाएंगे। तो ये तो आपकी इक्वेशन है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल लो चाहो तो। और उसके बाद फिर एक वर्टिकल लगाओगे तो यहाँ पे देखो क्या आएगा आपका, T3 साइन थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू m2g प्लस T2 बाई रूट टू। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब थीटा निकालने के लिए एक काम करें आप, सेकंड इक्वेशन डिवाइड बाई फर्स्ट इक्वेशन करें बच्चों, तो ये T3 और T3 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये बचेगा टेन थीटा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डिवाइड, और यहाँ पे बचेगा दिस डिवाइड बाई दिस, तो ये हो जाएगा m2g प्लस T2 बाई रूट टू अपॉन T2 बाई रूट टू। देखो ये बचेगा आपका, है ना बच्चों। अब यहाँ पे आप चाहें तो T1 की वैल्यू रख दें, T2 की वैल्यू रख दें जो हमने निकाली हुई है m1g बाई रूट टू, तो आपका और आंसर आएगा, थीटा निकलता हुआ आएगा, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू, ये बच्चों हो जाएगा m2g प्लस T2 की वैल्यू है m1g बाई रूट टू, तो m1g बाई रूट टू और इंटू रूट टू, तो ये m1g बाई टू हो जाएगा बच्चों, है ना, डिवाइड बाई, नीचे भी m1g बाई टू बचेगा। देखो आप इतना ही बचेगा ना भाई, ये m1g बाई रूट टू रखो तो रूट टू इंटू रूट टू टू हो जाएगा, ठीक। तो ये बच्चों यहाँ पे ये आ गया। इसके आगे हम सॉल्व करें फर्दर, तो देखो एलसीएम भी ले सकते हो आप, एलसीएम ले लो, तो एलसीएम ले लोगे तो ये 2m2g प्लस m1g, और देखो g तो क्योंकि कॉमन है तो g तो हर यहाँ से कॉमन आके इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपको पता है, और यहाँ पे बचेगा 2m2 प्लस m1 अपॉन m1, और ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा जब एलसीएम लोगे, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बच्चों, तो टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, m1 प्लस एलसीएम लोगे तो ये 2m2 आएगा, m1 को पहले लिख लिया मैंने, 2m2 बाई नीचे m1 बचेगा तो m1, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा, मतलब थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स हो जाएगा। अगर m1 m2 की वैल्यू पता होती तो हम न्यूमेरिकली भी सॉल्व कर लेते। तो आई होप ये बच्चों आपको क्लियर होगा कि थीटा की वैल्यू हमने कैसे निकाली है। अब ये थीटा की वैल्यू आप यहाँ पे रख दो, अगर टेन थीटा है तो कॉस थीटा की वैल्यू आप रख सकते हो निकाल के, है ना, ये काम अब आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और T2 की वैल्यू यहाँ पे m1g लिख देना, तो आपको यहाँ से T3 की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो आपने T1 T2 T3 और थीटा बच्चों निकाल लिया ना। तो हालांकि अगर इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं तो ये क्वेश्चन कहीं ज्यादा आसान होता, बट क्योंकि ये वेरिएबल के फॉर्म में सॉल्व करने को दिया है इसलिए थोड़ा सा बच्चों को टफ लगता है। बाकी आप अगर देखेंगे तो अगर बेसिक्स पे हैं आप कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को बैलेंस करना है, चार इक्वेशन बनाना है, चार चीजें सॉल्व करनी है, तो आसानी से सॉल्व हो जाती है ना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो देखिए बच्चों, जैसा कि मैंने कहा था थ्योरी इस चैप्टर में खत्म है, न्यूमेरिकल्स ही करने हैं हमें अब, है ना, तो न्यूमेरिकल्स ही होंगे, और मैं आपको हर वैरायटी के न्यूमेरिकल्स कराना चाहता हूँ ताकि न्यूमेरिकल आए तो आपको दिक्कत ना हो करने में। चलें देखें, तो मान लीजिए कि इस टाइप का आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये ग्राउंड है, तो ये जो एंगल है इंक्लाइंड प्लेन का ये 53 डिग्री है, और यहाँ पर इस तरीके से रिजिड सपोर्ट है, और यहाँ से एक रोप ले ली गई है, और यहाँ पर आपका एक ब्लॉक लगा दिया गया है। ये ब्लॉक जो है बच्चों वो मान लीजिए 5 kg का है, ठीक। तो अब क्या है कि इस ब्लॉक में, इस रोप में टेंशन भी आएगा, और ये ब्लॉक जो है इंक्लाइन सरफेस से नॉर्मल भी लगाएगा, तो आपको दोनों बोला है निकालने के लिए, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन एंड टेंशन फोर्स, तो आपको दोनों निकालना है, नॉर्मल रिएक्शन भी और टेंशन फोर्स भी। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आपको सारे फोर्सेस बना लेना चाहिए, जैसे कि मैं आपको बोलता रहता हूँ। तो सबसे पहले इसमें ग्रेविटी लगा लो, तो ये 50 हो जाएगा 5g, मतलब 50 न्यूटन का फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। फिर यहाँ पे देखो बच्चों, ये नॉर्मल इस सरफेस से परपेंडिकुलर होगा, मतलब इस डायरेक्शन, देखें आप, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल।
और इस डायरेक्शन में अलोंग द प्लेन, ये आपका बच्चों टेंशन होगा। अब आपको अगर मैं बताऊं तो आपको ऐसा करना चाहिए, देखो ये नॉर्मल की डायरेक्शन, ये टेंशन की डायरेक्शन है, ये वाली ये टेंशन की डायरेक्शन है, और ये आपका इससे परपेंडिकुलर, क्योंकि ये अलोंग द प्लेन है जो रोप है, और इससे परपेंडिकुलर जो है वो नॉर्मल है, तो इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये नॉर्मल लग रहा है, और ये बच्चों आपका टेंशन लग रहा है, और इससे जस्ट नीचे की तरफ ऐसे देखो ये 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब आप इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में ना तोड़ के बच्चों इसको ऐसे तोड़ो कि आप इस 50 के दो टुकड़े कर लो, एक अलोंग द टेंशन की डायरेक्शन में, मतलब अलोंग द इंक्लाइन, और एक परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। तो इससे फायदा क्या होगा कि नॉर्मल और टेंशन की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी, क्योंकि बॉडी जो है वो तो रेस्ट पर है। इसलिए अब हम इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी। तो अगर आपको कैलकुलेशन कम करनी है तो जब भी ऐसे इंक्लाइन प्लेन वाले सवाल आते हैं तो आपको अगर अकलमंदी से सवाल करना है और जल्दी करना है तो आप जो ये 50 न्यूटन है, एक डायरेक्शन आप वो लो, क्योंकि कंपोनेंट दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करना है, तो कंपोनेंट ही ऐसे डायरेक्शन में ले लो ना जिसमें टेंशन और नॉर्मल डायरेक्ट आ जाए, मतलब एक कंपोनेंट अलोंग द प्लेन और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो वो ज्यादा आसान होगा सॉल्व करना। अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में करने जाओगे तो फिर समस्या आएगी आपको, मतलब कैलकुलेशन बढ़ जाएगी और अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा आपका, है ना। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, ये आगे भी काम आएगा आपको। तो हमेशा जब भी इंक्लाइन प्लेन पे हम सॉल्व करते हैं तो इंक्लाइन प्लेन में हमेशा जो कंपोनेंट होने चाहिए वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नहीं करें, एक कंपोनेंट करो आप अलोंग द प्लेन और एक कंपोनेंट करो परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो ये अलोंग और परपेंडिकुलर टू द प्लेन में तो टेंशन और नॉर्मल पहले से ही है, तो हम 50 के कंपोनेंट कर लेते हैं, क्योंकि 50 वर्टिकल है। तो 50 के अगर हम कंपोनेंट करेंगे तो हमें ये एंगल चाहिए होंगे। तो ये एंगल कैसे निकालेंगे बच्चों, ध्यान से देखो। तो ये आपका एंगल जो है ये 53 डिग्री है, तो ये भी 53 डिग्री है, ये 90 है, तो ये हो गया आपका 37 डिग्री। तो इससे जो ये एंगल होगा ये 53 डिग्री होगा, मतलब ये एंगल आपका 53 डिग्री है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, जैसे मैं यहाँ पे फिर से बना देता हूँ एंगल के लिए, अगर एंगल में कोई दिक्कत है तो आपको पता है कि mg फोर्स ऐसे डाउनवर्ड लग रहा है, और ये एंगल जो है बच्चों कितना है 53 डिग्री, और इससे प्लेन से ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 है। तो अगर ये 53 ये 90 है तो ये 37 हुआ, और तो 37 है तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 53 डिग्री, है ना। तो फिर से मैंने आपको बताया कि ये वाला जो एंगल है वो 53 डिग्री है। अब अगर ये एंगल 53 डिग्री है तो अब 50 न्यूटन के भाई दो कंपोनेंट है, एक अलोंग द प्लेन और एक परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो अलोंग द प्लेन और ये परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो इसके साथ एंगल जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा 50 cos 53। तो 50 cos 53 कितना हो जाएगा बच्चों, cos 53 की वैल्यू होती है 3/5, तो ये हो जाएगा 30 न्यूटन। और ये साइन वाला कंपोनेंट हो गया, तो 50 sin 53, तो ये होता है 4/5, तो ये हो जाएगा 40 न्यूटन। अब देखो कितना आसान है, आपको कोई सॉल्व नहीं करना है, आप तो ये अलोंग द प्लेन को कैंसिल आउट करो तो टेंशन की वैल्यू डायरेक्ट दिखाई दे रही है 40 न्यूटन, और ये नॉर्मल रिएक्शन इसको कैंसिल आउट कर रहा होगा तो 30 को, तो नॉर्मल की वैल्यू भी डायरेक्ट दिखाई दे रही है 30 न्यूटन। दीज वर द आंसर। अब आप इसको अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में करके देखना आप घर पे, तो आप ये पाओगे कि कैलकुलेशंस बढ़ जाएंगी, है ना, और इसमें कितनी आसानी से आपका आ जाता है, ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। तो आई होप इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब देखो, ये तो जो प्रॉब्लम्स थे बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मतलब बॉडी इक्विलिब्रियम में थी, रेस्ट पे थी, उसके हम बात कर रहे थे। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ, जिसमें एफ नेट इज इक्वल टू एम ए वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, है ना, क्योंकि शुरुआत हम ऐसी कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे चीजें टफ होती जाएंगी। तो मान लीजिए कि आपका ग्राउंड पे एक 5 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, उस 5 kg पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है, और उसकी वजह से राइट की तरफ उसमें एक एक्सेलरेशन आ रहा है ए, और इस ग्राउंड की वजह से नॉर्मल लग रहा होगा, है ना। तो आपको दोनों की वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ बच्चों क्या, नॉर्मल रिएक्शन, है ना। अब देखो निकालना बड़ा ही आसान है, फिर से बात तो चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, एफबीडी तो बनाना ही पड़ता है बच्चों, है ना।
तो आपको फोर्सेस इंडिकेट करने पड़ेंगे। तो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है 5G मतलब 50 न्यूटन, ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन जो ग्राउंड ब्लॉक पे दे रहा है, और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये है, तो 10 न्यूटन का फोर्स इधर है ना। अब हम इसका एफबीडी बनाए, तो एफबीडी के लिए 5 न्यूटन 5 केजी का पॉइंट मास में ले लेते हैं, तो ये 50 न्यूटन, ये जो है आपका नॉर्मल रिएक्शन, और ये जो फोर्स है आपका 10 न्यूटन, और इसकी वजह से ये इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो ए है। अब देखो बच्चों, एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में आ रहा है वहां पे आप न्यूटन का सेकंड लॉ लगाओ, और जिस डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है वर्टिकल, वहां पे आप इन दोनों को बैलेंस करोगे, है ना। तो ऑब्वियसली बात है, वर्टिकल में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो वर्टिकल वाले जो फोर्सेस है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। यानी कि जब हम वर्टिकल में लगाएंगे मोशन, तो यहाँ पे नेट फोर्स जो है वो 0 होना चाहिए, क्योंकि वर्टिकल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। इसलिए यहाँ पर आपका जो है नॉर्मल रिएक्शन किसको बैलेंस कर देगा, 50 न्यूटन को, है ना। तो 50 न्यूटन इज द आंसर ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। फिर अब हॉरिजॉन्टल में लगाएंगे, तो हॉरिजॉन्टल में बच्चों एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पे नेट फोर्स इज इक्वल्स टू ma लगाना पड़ेगा। इसका मास है 5 केजी, तो फोर्स नेट फोर्स जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो है 10 न्यूटन इज इक्वल्स टू मास जो है वो 5 केजी इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, है ना। जैसे मैं आपको और अगर बताऊं तो ध्यान रखिएगा, जैसे हम सॉल्व करें, तो अगर आपसे इस टाइप से पूछा है कि भाई ये ब्लॉक है, ये मास m है, ये आपका दो फोर्स लग रहा है F1 और ये फोर्स लग रहा है F2, तो एक्सेलरेशन राइट की तरफ आपको बोला गया है, तो F नेट इज इक्वल टू ma लगाना है। तो नेट फोर्स लगाना है बच्चों, यहाँ पे नेट फोर्स F1 या F2 नहीं है, इन दोनों का सबसेक्शन है। तो यहाँ पर आप या तो नेट फोर्स को ऐसा लिखेंगे F नेट इज इक्वल टू F1 माइनस F2, या फिर ऐसा लिखेंगे F नेट इज इक्वल टू F2 माइनस F, क्योंकि ये माइनस हो रहा है ना। लेकिन इसमें से कौन सा तरीका सही है, तो ये तरीका गलत है बच्चों, ये तरीका सही है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ये क्यों गलत है, क्योंकि हमेशा एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में आया है वो वाले फोर्स की वैल्यू बड़ी होती है और दूसरे वाले फोर्स की वैल्यू छोटी होती है। या फिर ऐसा बोल लो कि जिस फोर्स की वैल्यू बड़ी होगी उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आएगा, है ना, क्योंकि वो दूसरे वाले को कैंसिल आउट करेगा। इसलिए F1 बड़ा है और F2 छोटा है, तो अगर हमें करेक्ट डायरेक्शन लगाना है इक्वल टू ma, तो एक्सेलरेशन और फोर्स की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए नेट फोर्स की, तो F1 माइनस F2 लिखा जाएगा, ना कि F2 माइनस F1। तो यहाँ पे नेट फोर्स न्यूटन सेकंड में लगाएंगे तो वो हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे ऐसे लिखी जाएगी F1 माइनस F2 बाई m, है ना। तो इन बातों का आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और वर्टिकल में एक्सेलरेशन नहीं है तो वहां पे फोर्स की बैलेंसिंग कर दो, तो जहां एक्सेलरेशन नहीं है जिस डायरेक्शन में उसकी बैलेंसिंग करो, और जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है वहां पे न्यूटन सेकंड लॉ लगाओ। मतलब न्यूटन सेकंड लॉ के प्रॉब्लम में ये वाला तो अपने आप चलेगा, फर्स्ट लॉ वाला, मतलब एक एक्सिस में जो परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन एक्सिस होगी, और एक्सेलरेशन वाली डायरेक्शन में न्यूटन सेकंड लॉ लगाओ, नेट फोर्स इज इक्वल टू ma। तो हमेशा ये बात याद रखेंगे। और फोर्सेस के कंपोनेंट भी बच्चों ऐसे ही करने हैं, एक जो फोर्सेस के जो कंपोनेंट है एक अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन होगा, ताकि एक्सेलरेशन वाले में उसमें न्यूटन सेकंड लॉ लगा पाए, और एक परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन लेना है ताकि उसमें हम बैलेंसिंग कर पाए, क्योंकि वहां पे कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कैसे सवाल करने। अब हम प्रॉब्लम्स करते जाएंगे और चीजें सीखते जाएंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, और इसमें अगर हम बात करें तो और कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ पर मान लीजिए कि इस तरीके से आपका ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये रखा हुआ है बच्चों 5 केजी का, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये बोला है कि इस 5 केजी पे ऐसे इंक्लाइंड एक फोर्स लग रहा है, डेट इज 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और वो कितने एंगल पे लग रहा है, तो 37 डिग्री के एंगल पे लग रहा है। और एक फोर्स आपका ऐसे लग रहा है जो कि 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और वो कहा जा रहा है कि इसके साथ 53 हॉरिजॉन्टल के साथ 53 डिग्री एंगल पे लग रहा है। तो आपको अब यही बताना है कि इस वाले में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, और बच्चों आपका नॉर्मल रिएक्शन कितना हुआ है ना। तो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ब्लॉक, तो ये दोनों आपको फाइंड करना है। तो फिर से बात वही है कि आपको कुल मिला के एफबीडी बनानी पड़ेगी भाई बच्चों, है ना। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो नीचे की तरफ mg लग रहा होगा तो 50 लगा लो। उसके बाद फिर आप यहाँ पे सॉल्यूशन में एफबीडी बनाएं सबसे पहले, क्योंकि बिना एफबीडी के काम नहीं बनेगा।
तो एफबीडी अगर हम बनाएंगे तो ये 5 kg को पॉइंट मास मान लिया, नीचे की तरफ 50 न्यूटन लग रहा है। ये हमने हॉरिजॉन्टल अलोंग द एक्सेलरेशन और एक परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन हमें इसके कंपोनेंट करने पड़ेंगे, तो वो हमने डायरेक्शंस बना ली हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन तो बच्चों इस तरीके से होगा राइट की तरफ में, है ना। देख लेते हैं, जिस भी डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा होगा उधर एक्सेलरेशन होगा। तो अब यहाँ पे देखो एक फोर्स और लग रहा है जो ऊपर की तरफ बनाना चाहिए, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन एन। तो अब ये आपका फोर्स लग रहा है इधर ऐसे 20 न्यूटन का। तो ये 20 न्यूटन का जो फोर्स है वो 37 डिग्री एंगल पर है। तो पहले इसके कंपोनेंट कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इसके कंपोनेंट करेंगे बच्चों, तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये 20 cos 37 है। अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्योंकि कई बार मैं आपको ट्राइंगल के बारे में बता चुका हूँ। तो cos 37 की वैल्यू होती है 4/5, 5 से 20 कैंसिल हो जाएगा तो 4 बचेगा, 4 into 4 तो ये बचेगा 16 न्यूटन। फिर 20 का इधर एक कंपोनेंट है ऐसे, लेकिन ऊपर की तरफ एक फोर्स पहले से है तो n है, उसमें प्लस होगा बच्चों, है ना। तो इसका ये कंपोनेंट है sin 37, sin 37 3/5 तो ये 4 into 3 12 आएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो इसका जो कंपोनेंट है 20 sin 37 उसकी वैल्यू आ जाएगी 12। फिर उसके बाद एक और फोर्स है ना, जो हमें बनाना है, दैट इज 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन ये है भाई, और ये कितना एंगल बना रहा है 53 डिग्री। इसके भी कंपोनेंट करो भाई, इसके कंपोनेंट करोगे तो ये वाला जो कंपोनेंट है बच्चों ये आ जाएगा 10 cos 53। cos 53 की वैल्यू होती है 3/5 तो 2 आ जाएगा, 5 से कैंसिल होने के बाद, तो 2 into 3 हो जाएगा 6 न्यूटन। तो ये 6 न्यूटन ऊपर की तरफ, इसका ये वाला कंपोनेंट एक ऊपर की तरफ आएगा तो ये इसमें ऐड हो जाएगा। तो 10 sin 53, sin 53 की वैल्यू होती है 4/5 तो 2 into 4 ये हो जाएगा 8, तो इसमें 8 और प्लस हो जाएगा बच्चों। देखो इस तरीके से हमने सारे फोर्सेस ड्रॉ कर दिए हैं। इसको सिंप्लीफाइड डायग्राम में बना लेते हैं। तो नीचे की तरफ लग रहा है 50 न्यूटन, ऊपर की तरफ लग रहा है n + 12 into 12 + 8 तो ये हो जाएगा 20 न्यूटन। इधर लग रहा है 16 न्यूटन, इधर लग रहा है 6 न्यूटन। और क्योंकि ये वाला फोर्स बड़ा है तो हॉरिजॉन्टल में इधर जाएगा, तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा। बाकी जो वर्टिकल है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन वो बैलेंसिंग करेंगे, है ना। तो सबसे पहले वर्टिकल में बैलेंसिंग करा लेते हैं। तो अगर हम वर्टिकल में देखें तो फोर्स बैलेंस कर रहे हैं तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो n + 20 न्यूटन इज इक्वल्स टू 50 न्यूटन। तो इसका मतलब n की वैल्यू आ जाएगी 30 न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन आ गया बच्चों 30 न्यूटन। और हॉरिजॉन्टल में क्योंकि वो एक्सेलरेट कर रहा है तो नेट फोर्स इज इक्वल्स टू F net इज इक्वल्स टू ma लगाना पड़ेगा। और F net जो है वो 16 बड़ा है क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में है और 6 न्यूटन कम है, तो हमें लिखना पड़ेगा 16 - 6 इज इक्वल्स टू ma। m जो है वो 5 kg है इंटू a, तो ये हो जाएगा 10 इज इक्वल्स टू 5a। तो a की वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके से आपने नॉर्मल रिएक्शन भी निकाल लिया और एक्सेलरेशन की वैल्यू भी निकाल लिया ना। तो आई होप बच्चों आपको क्लियर हो रहा होगा कैसे क्वेश्चन करने हैं। तो देखो बच्चों और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। अब जैसे ये फ्लैट सरफेसेस पे करा दिया, एक चाहो तो अब इंक्लाइन प्लेन पे कर लो। तो ये ऐसे इंक्लाइन प्लेन है मान लीजिए, और यहाँ पे ये जो एंगल है ये आपसे बोला गया है कि 53 डिग्री है। यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है इस तरीके से, ये 5 kg का ब्लॉक है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि ये ब्लॉक अगर इंक्लाइन प्लेन पे रखोगे तो ये खिसकेगा नीचे की तरफ, मतलब ये ऐसे एक्सेलरेट होगा। ये आपको समझ में आता है, इस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्लेन एक्सेलरेट होगा अगर किसी ब्लॉक को आप इंक्लाइन प्लेन पे रख दोगे। तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है। एंड बच्चों जो भी नॉर्मल रिएक्शन ये फेस कर रहा है उसको निकालना। तो जैसे मैंने आपको बोला कि हमेशा क्या किया करो कि आप कंपोनेंट इस तरीके से किया करो किसी भी फोर्स का कि एक फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन आए ताकि आप F net इक्वल्स टू ma लगा पाए, और एक फोर्स का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन आए ताकि आप क्या कर सके बच्चों, उसको बैलेंसिंग कर पाए, है ना। तो हमेशा याद रखना है। तो इसको चाहो तो आप लिख भी लो कि जरूरी नहीं है कि हमेशा जो कंपोनेंट होंगे फोर्स के वो कैसे होंगे आपके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। पहले एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल में था इसलिए हमने दो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में किए थे, लेकिन जहां भी एक्सेलरेशन है, क्योंकि अगर हम ऐसे कंपोनेंट करेंगे तो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट आ जाएगा हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में। तो फिर आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में फिर F net इक्वल्स टू ma लगाना पड़ेगा और फिर आंसर निकालना पड़ेगा, जो कि सवाल को टफ करेगा। अगर आसान करना चाहते हैं तो हमेशा फोर्स के, तो यहाँ पे मैं नोट करके लिख देता हूं बच्चों, ये नोट याद रखेंगे
कि आप किसी भी फोर्स के हमेशा ऐसे कंपोनेंट किया करो कि उसका एक कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन आए और दूसरा कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ कंपोनेंट आए, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑलवेज रिजॉल्व forces in two directions. One is along the direction of acceleration, and other component is along the perpendicular direction of acceleration. तो एक हमेशा along the direction of acceleration component करें और एक हमेशा perpendicular to the direction of acceleration component करें, तो इससे सवाल करना आसान होता है ना। तो यहाँ पे देखो बच्चों, नीचे की तरफ जो है वो आपका mg लगेगा, मतलब 50 न्यूटन लग रहा है। नॉर्मल जो है इससे ऐसे परपेंडिकुलर लगेगा, तो ये नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। अब ये नॉर्मल रिएक्शन तो वैसे भी परपेंडिकुलर है एक्सेलरेशन, क्योंकि ये अलोंग द प्लेन है और ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, मतलब परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन है। तो नॉर्मल के कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं है, आपको किसके कंपोनेंट करने पड़ेंगे बच्चों, एक कंपोनेंट mg का ये वाला और एक कंपोनेंट अलोंग द प्लेन वाला। अब देखो फिर से ये एंगल 53 है, ये 90 है, तो ये 37 हो गया, तो ये एंगल 53 हो गया। तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा mg cos 53। तो mg cos 53 कितना हो जाएगा बच्चों, मतलब 50 cos 53। तो आपको पता ही है cos 53 की वैल्यू होती है कितनी, 3/5। तो 5 से कैंसिल, तो ये हो जाएगा 30 न्यूटन। और ये वाला जो है ये हो जाएगा mg sin 53। साइन mg की वैल्यू 50, sin 53 4/5, तो ये हो जाएगा 40 न्यूटन। अब देखो, हालांकि मैंने यहीं पे इसके कंपोनेंट कर दिए हैं, तो अब फर्दर कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं है, ये mg की जगह ये इसके कंपोनेंट काम कर रहा है। तो देखो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, तो इनको बैलेंसिंग कर लो, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन में वहां पे फोर्स बैलेंस करेंगे। तो वहां पे फोर्स बैलेंसेस कर दो, तो आप न्यूटन जो है एन जो है नॉर्मल रिएक्शन वो 30 के बराबर होगा, ये दोनों बैलेंस कर रहे होंगे। तो एन की वैल्यू आ गई 30 न्यूटन। देखो एक आंसर तो आपका आ गया। और फिर दूसरा जो कंपोनेंट है अलोंग द एक्सेलरेशन, तो उस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में आपको एफ नेट इज इक्वल टू एम ए लगाना पड़ेगा। तो एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। अब आप ध्यान से देखो, तो इसकी डायरेक्शन में अलोंग द एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में एक ही फोर्स है, दैट इज 40 न्यूटन। तो जो नेट फोर्स है बच्चों वो हो जाएगा 40 न्यूटन इज इक्वल टू एम ए, मतलब एम जो है वो 5 kg है इंटू एक्सेलरेशन ए। तो एक्सेलरेशन अलोंग द डायरेक्शन अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन कितना आ जाएगा इसका, 40/5, दैट इज 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका एक्सेलरेशन का आंसर। तो देखो कितनी आसानी से आ गया। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में करोगे तो ये फिर आपको दो कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे, फिर उसका रिजल्टेंट लेना पड़ेगा, तब आंसर आएगा। तो अननेसेसरी आपका क्वेश्चन जो है वो बड़ा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा और कैलकुलेटिव हो जाएगा, जो आप नहीं चाहते। और देखो हमने जब कंपोनेंट किए हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन और परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, तो सिंपल कंसेप्ट लगाना है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन बैलेंस करना है हमेशा, और अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एफ नेट इक्वल टू एम ए लगाना है। बस इतना याद रखना है, बाकी तो आप सॉल्व करते जाओ, कॉन्सेप्ट आपको पता है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो देखो बच्चों, मैं एक चीज और आपको बता देता हूं यहाँ पर, कुछ क्वेश्चन है जिनमें हम वेइंग मशीन का कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। वेइंग मशीन, है ना। अब कई बच्चों को ऐसा लगता है कि वेइंग मशीन जो है वो वेट नापता है, लेकिन ये एक मिसकंसेप्शन है। वेइंग मशीन वेट नहीं नापता। जैसे मान लीजिए ये वेइंग मशीन है ना बच्चों, तो ये वेइंग मशीन पे जब आप खड़े होते हो तो आपका मास अगर एम है, तो आपका नीचे की तरफ ग्रेविटी जो फोर्स लग रहा है वो mg लग रहा है। अगर मान लो कि मैं आपसे बोलूं कि ये आपका जो मास है वो 50 kg है, 50 किलो, वेइंग मशीन 50 किलो नापेगा ना आपका मास, लेकिन एक्चुअली में जो mg है वो 500 न्यूटन है। अब इस वेइंग मशीन में स्प्रिंग टाइप का स्ट्रक्चर होता है, वो अलग चीज होती है, उसके थ्रू ये नापता है। तो वेइंग मशीन करता क्या है कि जब आप उस पर खड़े हो तो ये आपको नॉर्मल रिएक्शन देता है, नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन जब वो आपको देता है, तो
आपके ऊपर लगने वाले दो फोर्सेस होंगे, एक वेइंग मशीन के द्वारा नॉर्मल रिएक्शन और एक वेइंग और एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो ये लग रहा है, क्योंकि अभी आप रेस्ट पे खड़े हो बच्चों, इसलिए जो नॉर्मल रिएक्शन जो वेइंग मशीन अप्लाई कर रहा है वो mg के बराबर है, दैट इज 500 न्यूटन। और बाद में जब वो रीडिंग देता है, वेइंग मशीन जो आपको रीडिंग देता है, प्रोवाइड करता है, उसमें वो करता क्या है कि नॉर्मल रिएक्शन को डिवाइड बाई 10 कर देता है या 9.8 कर देता है। उसमें इस तरीके की हमने सिस्टम अरेंज करके रखा होता है ताकि आपको मास पता चल जाए। तो नॉर्मल रिएक्शन डिवाइड बाई करोगे तो ये 50 kg आपको देगा। लेकिन ध्यान रखो, वेइंग मशीन जो रीड करता है वो नॉर्मल रिएक्शन करता है जो वेइंग मशीन खुद लगा सकता है। वेइंग मशीन mg को, वेट को नहीं मेजर करता है, ये मिसकंसेप्शन है। हमेशा याद रखेंगे कि वेइंग मशीन ऑलवेज रीड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो जो नॉर्मल रिएक्शन वेइंग मशीन अप्लाई करता है वो सिर्फ उसी को मीजर कर सकता है, ये वेट को मीजर नहीं करता। अभी तो खैर कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वेट जो है वो नॉर्मल रिएक्शन के बराबर है, लेकिन मैं अभी आपको आगे चलकर ऐसी कई सिचुएशन बनाऊंगा, जैसे कि मैंने आपको कई बार अभी बोला बीच में, कि अब आपको ये बहुत क्लैरिटी से समझ में आएगा कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। ये अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट कर सकता है ताकि सिचुएशन में फिट बैठ जाए, है ना। तो बहुत चालाक फोर्स है ये नॉर्मल रिएक्शन। तो ये अभी आपको 500 न्यूटन दिख रहा है, इसलिए 50 kg मतलब वेइंग मशीन सही रीडिंग दे रही है। लेकिन अभी कई केसेस में आपको आगे बताने वाला हूं जिसमें ये चीज बिल्कुल ही अलग हो जाएगी, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू ही कुछ अलग होगी। तो फिर वो जो आपकी वेइंग मशीन है वो आपको करेक्ट रीडिंग नहीं देगी, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन अगर चेंज हो गया तो, क्योंकि ये नॉर्मल रिएक्शन को रीड देता है, तो फिर वो आपको एक अलग ही रीडिंग देगा, अलग ही वैल्यू देगा जो आपका एक्चुअल मास नहीं है। उसको बोलते हैं एपरेंट वेट, है ना। ये एक्चुअल वेट हो गया और उसको बोलेंगे एपरेंट वेट। तो ये बात आपको समझनी है, लेकिन उसके पहले आपको ये जानना जरूरी है कि वेइंग मशीन एक्चुअली में नॉर्मल रिएक्शन को रीड करता है, जो उसकी रीडिंग देता है वो नॉर्मल रिएक्शन को नाप कर देता है, ना कि वेट को नाप कर, है ना। तो ये बड़ी बात, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको सीखना चाहिए था, समझना चाहिए था। तो आई होप आप वेइंग मशीन का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें कैसे कैसे चेंजेस आते हैं और ये वेइंग मशीन आपको कब कब गलत रीडिंग देता है ना। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर जो केस है, जो बड़ा फेमस केस है, हर किताब में आपको मिलेगा, स्टैंडर्ड केस है, लिफ्ट और एलिवेटर का केस, है ना। तो आप पर्सन को हम लिफ्ट में बैठाएंगे या एलिवेटर में बैठाएंगे और उसके साथ वेइंग मशीन रखेंगे, तो हम देखेंगे कि उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो लिफ्ट और एलिवेटर आप यहाँ पे हेडिंग डाल लो, और इसमें अब हम केसेस करते चल रहे हैं, है ना। तो इसमें बहुत सारे केसेस में हम चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट केस, जब लिफ्ट इज एट रेस्ट, तो लिफ्ट बच्चों रेस्ट पर है ना, लिफ्ट एट रेस्ट। तो जब लिफ्ट रेस्ट पे है या एलिवेटर रेस्ट पे है, और उस एलिवेटर में मान लीजिए ये आपका एलिवेटर है, उसमें मान लीजिए कि वेइंग मशीन लेकर एक जो लेडी है बच्चों, वेइंग मशीन लेकर एक जो लेडी है वो वेइंग मशीन में अपना वेट नाप रही है। तो ये जो लेडी है ये अपने वेट को लेके बहुत ही कॉन्शियस है ना, कि कहीं ज्यादा वजन ना हो जाए इसका, इसलिए वो अपने साथ वेइंग मशीन लेके चलती है और वेइंग मशीन में अपना वेट मॉनिटर करती रहती है ना। तो ये वेइंग मशीन है, ये लेडी है, लिफ्ट जो है बच्चों वो रेस्ट पर है, तो ऑब्वियस सी बात है लेडी भी आपको रेस्ट पे दिखाई देगी। और लेडी का जो मास है, मास ऑफ लेडी, वो हम लेके चल रहे हैं 50 kg, है ना। तो ये 50 kg है और ये चाहती है कि 50 kg से ना कम हो ना 50 kg से बढ़े, नहीं तो इसको फिर चिंता हो जाएगी। तो अब ये जो लेडी है बच्चों, आपको पता है कि नीचे की तरफ, ग्राउंड की तरफ कितना फोर्स लग रहा होगा, mg फोर्स लग रहा होगा। तो ये 500 न्यूटन लग रहा है, mg, है ना, mg बना दिया मैंने, इक्वल्स टू mg बोल सकते हैं। और ये वेइंग मशीन इसको नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ दे रहा होगा। अब क्योंकि लेडी जो है बच्चों वो लिफ्ट पर है, तो ऑब्वियस सी बात है ये फोर्स जो है ये बैलेंस कर रहे होंगे एक दूसरे को। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू जो है वो आपका mg है। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, क्योंकि रेस्ट पर है। तो जो वेइंग मशीन की रीडिंग है बच्चों, रीडिंग, वो हमने देखा कि वो रीडिंग एक्चुअली में नॉर्मल रिएक्शन रीड करता है, नॉर्मल रिएक्शन, और फिर नॉर्मल रिएक्शन डिवाइड बाई क्या कर देगा, g। तो उसका जो है वो बच्चों हमें मास मिल जाएगा। तो जो मास रीड कर रहा है वो हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन बाई g। तो नॉर्मल रिएक्शन है किसके बराबर,
mg के बराबर विच इज इक्वल्स टू 500 न्यूटन। तो यहाँ पर देखो भाई ये आ गया नॉर्मल रिएक्शन 500 न्यूटन अपॉन जी 10 न्यूटन, तो ये मास आ गया 50 केजी। 50 केजी। तो ये लेडी बड़ी ही खुश है कि इसका वेट अभी भी 50 केजी है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पे ये इसका मास जो है वो 50 केजी हो गया। तो ये एक्चुअली में एक्चुअल मास रीड कर रहा है, क्योंकि लेडी का जो एक्चुअल मास है बच्चों वो तो 50 केजी है ना। तो एक्चुअल मास वेइंग मशीन रीड कर रहा है, सब कुछ सही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। फिर दूसरे दिन क्या हुआ कि फिर से वो लेडी लिफ्ट में आती है, उसके पास वेइंग मशीन है ही। तो यहाँ पे जो लिफ्ट है तो इसमें ये बोला गया कि लिफ्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। लिफ्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जो लिफ्ट है वो मूव कर रही है बच्चों, है ना। कांस्टेंट वेलोसिटी, मान लीजिए कि लिफ्ट ऊपर की तरफ जाए या नीचे की तरफ जाए, दोनों ही केस में वो लिफ्ट जो है, ये वेइंग मशीन रखा हुआ है, उसने अपना वेट नापा और अभी जो लिफ्ट है वो ऊपर की तरफ वेलोसिटी से जा रहा है, और ये वेलोसिटी जो है बच्चों वो कांस्टेंट है, ये कहा गया है ना। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब एक्सेलरेशन अभी भी जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है। अगर एक्सेलरेशन बच्चों जीरो होता है तो जो फोर्स है वो एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं, नेट फोर्स भी जीरो होगा, तो फोर्स जो है वो एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। फिर से ग्राउंड पे खड़े हुए आदमी को ऐसा लगेगा कि इसका जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है वो mg फोर्स लग रहा है, ऊपर वेइंग मशीन नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है। तो क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है तो अभी भी ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों, फोर्सेस कैंसिल आउट करेंगे। तो नॉर्मल रिएक्शन अभी भी mg के बराबर है, दैट इज 500 न्यूटन। 500 न्यूटन। तो रीडिंग जो है वेइंग मशीन की वो अभी भी कितनी होगी बच्चों, नॉर्मल बाई जी। तो ये हो जाएगा मास के बराबर। तो जो उसका मास रीड हो रहा है वो हो जाएगा 500 बाई 10 इज इक्वल्स टू 50 केजी। तो अभी भी मास एक्चुअल मास के बराबर है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चल रहा है अभी तक, है ना बच्चों। अब हम अगर तीसरे केस में आए तो देखिए तीसरे केस में क्या हो रहा है कि अब हम बोल रहे हैं कि लिफ्ट जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है। तो केस नंबर 3, लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। तो अपवर्ड डायरेक्शन मान लो लिफ्ट एक्सेलरेट कर रहा है और अब उसमें लेडी बैठी हुई है और अब वो अपना वेट जो है वो मॉनिटर करना चाहती है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों क्या होगा, ये आपका लिफ्ट जो है ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। लेट सपोज एक वैल्यू ले लेते हैं कि 2 मीटर पर सेकंड से एक्सेलरेट कर रहा है। अब उसको अपना वेट मॉनिटर करना है, तो ये बच्चों लेडी है इस तरीके से। और यहाँ पर अब हम एफबीडी बनाएं तो हमें पता है कि नीचे की तरफ जो फोर्स है बच्चों वो कितना लगेगा, mg। ऊपर की तरफ जो फोर्स है वो वेइंग मशीन नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा और वेइंग मशीन नॉर्मल रिएक्शन को रीड करता है बच्चों। लेकिन यहाँ पे देखो तो ये जो लेडी है ये लिफ्ट के साथ ऊपर एक्सेलरेट कर रही है 2 मीटर पर सेकंड। अब ना ये कांस्टेंट वेलोसिटी, अब एक्सेलरेशन जीरो नहीं है जो कांस्टेंट वेलोसिटी में था और रेस्ट के केस में था। यहाँ पे अब ये एक्सेलरेट कर रही है ऊपर की तरफ, एक्सेलरेट। तो अब हमें एफ नेट इक्वल्स टू एम ए लगाना पड़ेगा बच्चों नॉर्मल रिएक्शन लगाने के लिए। तो यहाँ पे अब बैलेंसिंग नहीं हो रही है फोर्सेस की, क्योंकि लेडी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है लिफ्ट के साथ। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ऊपर वाला फोर्स बड़ा हो जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर है, तो n माइनस mg है ना। तो यहाँ पे आपको mg लिखना पड़ेगा, n माइनस mg, और एफ नेट इज इक्वल्स टू ma। तो ma इज इक्वल्स टू नॉर्मल रिएक्शन माइनस mg। देखो ये इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। अब आप ध्यान से देखो तो ये mg इधर आ जाएगा, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, m इज इक्वल्स टू a प्लस g, या फिर m इक्वल्स टू g प्लस a लिख सकते हो आप, g प्लस a। देखो अब यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन है वो mg के बराबर नहीं है बच्चों, देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये चेंज हो गया है और ये g प्लस a को g इफेक्टिव भी बोल सकते हो, मतलब जो इफेक्टिव ग्रेविटी है वो चेंज हो गई है और वो g प्लस a लग रही है। देखें आप, अगर हम इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करें तो जो नॉर्मल रिएक्शन अब वो रीड करेगा, क्योंकि वेइंग मशीन नॉर्मल रिएक्शन रीड करता है ना कि mg रीड करता है, ये मैं बोल चुका हूं। तो यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन है वो हो जाएगा mg किसका कितने के बराबर बच्चों, 500 प्लस ma, ये ma प्लस होगा ना। तो मास जो है वो 50 kg है, इंटू a जो है वो 2 है, तो ये होगा 100। तो नॉर्मल रिएक्शन अब 600 न्यूटन है। देखो नॉर्मल रिएक्शन ने अपनी वैल्यू चेंज कर ली, पहले जब उसको mg के बराबर लगना चाहिए था तो वो अपना वैल्यू 500 न्यूटन लगा रही थी, लेकिन यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी कि लेडी को एक्सेलरेट किया जाए, तो नॉर्मल रिएक्शन ने अपने आप को बढ़ा लिया।
ताकि लेडी को एक्सेलरेट करा पाए विथ 2 मीटर पर सेकेंड। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हो गई 600 न्यूटन, ये वेइंग मशीन रीड करेगी। तो वेइंग मशीन जो रीड कर रही है मास, वो है नॉर्मल रिएक्शन बाई 10। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन बाई 10 करोगे, जो वो मास रीड करेगा, तो यहाँ से ये कैंसिल। तो देखो ये मास आ रहा है 60 kg। अब तो ये घबराएगी लेडी कि अचानक से उसका 10 किलो बढ़ गया। लेकिन आप खुद सोचो, इसको बोलते हैं एपरेंट मास, जो ये रीड कर रहा है। लेकिन ये गलत रीड कर रहा है। क्यों गलत रीड कर रहा है? क्योंकि वो एक्चुअली में नॉर्मल रिएक्शन को रीड कर रहा है। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ने अपने आप को एडजस्ट कर लिया। इसलिए मैंने कहा था कि नॉर्मल रिएक्शन जो है ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, और ये बड़ा इंटेलिजेंट फोर्स है। जिस परिस्थिति में जैसी रिक्वायरमेंट होती है, अपने आप को वो उस परिस्थिति में वैसे ढाल लेता है ना। और जो ये काम कर पाता है, चाहे वो रियल लाइफ में भी कोई व्यक्ति हो, अगर आप अपने आपको सिचुएशन के हिसाब से ढालना जानते हो, एडजस्ट करना जानते हो, तो आप हर परिस्थिति में अच्छा काम कर जाओगे, है ना। वैसे ही नॉर्मल रिएक्शन जो है वो हर परिस्थिति में अपने आप को चेंज करके सिचुएशन को जस्टिफाई कर देता है। इसलिए कहा जाता है कि नॉर्मल रिएक्शन इज द सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, है ना। तो ये स्टेटमेंट आपको कई जगहों पर मिल जाएगा। तो ये आपका बच्चों एपरेंट मास है। हालांकि उस लेडी का मास अभी 50 kg है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है, तो नॉर्मल रिएक्शन चेंज हो चुका है, इसलिए वो मास ही अलग दे रहा है। अब जिसको फिजिक्स नहीं आती है, उसके लिए तो ऐसा लगेगा कि भाई रातों रात आपका 10 किलो बढ़ गया, 50 किलो का आदमी 60 किलो का दिखाई दे रहा है ना। अब वो लिफ्ट को कितने बार भी चेक कर ले, कोई भी वेइंग मशीन दूसरी भी ले आए, तो भी उसको अपना मास इतना ही दिखाई देगा, दैट इज 60 kg। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा कि एपरेंट मास का कॉन्सेप्ट क्या है। और यहाँ पे अब जो जी की वैल्यू है वो इफेक्टिवली चेंज हो गई है, इसलिए यहाँ पे जी की जगह जी इफेक्टिव लिखा जाता है। कई जगहों पे आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा, है ना, जब आप किताबों से पढ़ोगे। तो आई होप आपको बच्चों ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा, है ना। तो ये 3 केसेस क्लियर हैं। इसमें एक दो केस और बचे हैं, वो भी मैं जल्दी से नेक्स्ट पेज पे बता देता हूँ। तो ये आपका लिफ्ट और एलिवेटर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो देखो बच्चों, आप केस नंबर अगर हम 4th की बात करें तो कैसे देखेंगे? केस नंबर 4th। तो केस नंबर 4th की बात करें तो अब जो लिफ्ट है, जैसे अब उस लेडी को तो रात भर नींद नहीं आई। क्यों? क्योंकि भाई उसका मास तो 10 किलो बढ़ गया ना, तो बड़ा चिंता में रही। फिर अगले दिन सुबह वो लिफ्ट से नीचे आ रही थी। फिर वेइंग मशीन पे खड़ी हुई है, चेक कर रही है। लेकिन अब नीचे की तरफ लिफ्ट जो है वो डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है। हमने इसके पहले वाला केस था, मान लीजिए कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो इससे पहले वाले केस में हमने देखा कि लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड। इस केस में आप लिख सकते हो लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड एक्सेलरेशन लेट्स सपोज 2 मीटर पर सेकंड है। तो अब फिर से हम देखें तो बच्चों फोर्सेस तो वही बनेंगे। नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो mg फोर्स लग रहा है, ऊपर की तरफ जो है वो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, बट इसका एक्सेलरेशन अब नीचे की तरफ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हमें लगाना है तो इसमें नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए लगाना पड़ेगा, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। तो वो हम लगा लें यहाँ पे। तो बच्चों इसको लिखेंगे नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों? नीचे एक्सेलरेट हो रहा है तो mg इज ग्रेटर देन नॉर्मल, तो mg माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू एम ए। तो आप ध्यान से देखो तो यहाँ से नॉर्मल जाएगा तो ये इधर आएगा, तो n इज इक्वल टू mg माइनस एम ए, क्योंकि वेइंग मशीन जो है वो तो नॉर्मल रीड करता है। और यहाँ पे n जो है वो mg माइनस ए हो गया। देखो बच्चों mg माइनस ए, तो यहाँ पे जो g इफेक्टिव है वो g से कम हो गया। पिछले केस में g इफेक्टिव था, वो g से बड़ा हो गया था। तो हमेशा याद रखेंगे कि यहाँ पे g इफेक्टिव है g माइनस ए, है ना। तो अब हमेशा याद रखेंगे जब लिफ्ट जो है वो ऊपर एक्सेलरेट करती है तो g इफेक्टिव g प्लस ए होता है, और जब वो नीचे एक्सेलरेट करती है तो g इफेक्टिव g माइनस ए होता है ना। तो ऐसा आपको किताबों में मिल जाएगा देखने के लिए, तो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन की अगर वैल्यू निकालें इस डाटा से, तो mg की वैल्यू है 500 न्यूटन माइनस ma की वैल्यू है मास उसका एक्चुअल जो है वो 50 kg इंटू 2। तो ये हो जाएगा बच्चों नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी? 400 न्यूटन। देखो नॉर्मल रिएक्शन ने फिर अपने आप को एडजस्ट कर लिया। जब ऊपर जाना था तब उसको 600 न्यूटन चाहिए था एक्सेलरेट करने के लिए, तो 600 कर लिया था। जब वो रेस्ट पे था तो उसको 500 करना था बैलेंस करने के लिए, तो उसने 500 कर लिया था अपनी वैल्यू। अब नीचे आने के लिए उसको अपनी वैल्यू कम करनी थी, तो उसने कम कर ली। कितनी कर ली बच्चों? 400 न्यूटन, है ना। तो इसलिए कहा गया है कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है वो अपने आप को सेल्फ एडजस्ट कर लेता है। इसके बाद अगर हम रीडिंग की बात करें
तो आपको पता है जो ये रीड करेगा वो तो नॉर्मल रिएक्शन डिवाइड बाई 10 रीड करता है, रीडिंग जो मास रीड करेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन बाई जी कर दो, यानी कि 400 न्यूटन बाई 10, तो ये आपको मास देगा। तो जो आपको मास ये दे रहा है तो ये एम नहीं है, इसको बोल सकते हैं एम डैश, क्योंकि ये 50 एक्चुअल मास नहीं बताएगा। तो 40/10 तो ये 40 kg। अब लेडी फिर से परेशान कि पहले उसके एक दिन पहले उसका मास 10 किलो बढ़ गया था, और रात भर में उसने इतना टेंशन ले लिया कि रात भर में उसका मास 20 किलो कम हो गया, तो उसको 40 दिखाई दे रहा है। तो अब उसको बढ़ाने की जरूरत है ना। तो बेचारी इस तरीके से वो परेशान रहेगी अगर उसको फिजिक्स नहीं आती है, जबकि उसके मास में कोई चेंज नहीं आया है, अभी भी उसका मास 50 kg ही है एक्चुअल जो है, लेकिन एपरेंट जो लिफ्ट वेइंग मशीन दिखा रहा है वो 40 kg हो चुका है ना बच्चों। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर है, समझ में आया है। अब और इसके बाद हम इसमें एक और केस की बात करें जरा, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस है ना। तो यहाँ पे केस नंबर अगर हम 5th की बात करें बच्चों, तो यहाँ पे ये मान लो कि एक्सेलरेशन जो है लिफ्ट का वो डाउनवर्ड तो हो रहा है ना। लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, लेकिन उसने ये कहा है कि ये जो एक्सेलरेशन है लिफ्ट का डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो जी के बराबर हो गया है। यानी कि आप ऐसा सोचो कि ये जो लिफ्ट है, अगर उसकी जो ऊपर रस्सी लगी है उसको कट कर दो, तो कट कर दोगे तो ये नीचे की तरफ फ्री फॉल करेगा, मतलब इसका एक्सेलरेशन जी के बराबर हो जाएगा। डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है और वो जी के बराबर है, मतलब लिफ्ट जो है ये फ्री फॉल कर रहा है, लिफ्ट ही फ्री फॉल कर रहा है बच्चों। अब मान लीजिए कि उसमें वही लेडी, और यहाँ पे वो आपका वेइंग मशीन से चेक कर रही है, जब जो लिफ्ट है वो फ्री फॉल कर रही है, मतलब उसका एक्सेलरेशन जी के बराबर हो गया। तो सोचो यही कंडीशन है ना, यही आएगा, लेकिन ए की वैल्यू जी हो चुकी है, तो नॉर्मल रिएक्शन के साथ क्या होगा, मास इंटू जी माइनस जी, ए की वैल्यू जी, तो नॉर्मल रिएक्शन 0। तो मास जो रीड करेगा नॉर्मल रिएक्शन बाई जी वो भी कितना आ जाएगा बच्चों, 0 kg, यानी उसका कोई भी वेट शो ही नहीं करेगा, लिफ्ट उसका कोई भी वेट शो ही नहीं करेगा। तो कभी फ्री फॉल की केस में आप वेइंग मशीन पे बैठ जाओगे तो आपका कोई भी नॉर्मल रिएक्शन रीड नहीं करेगा, आपका मास जो है वो 0 kg बताएगा, मतलब आप हो ही नहीं इस दुनिया में, ऐसा आपको महसूस होगा। और इसी जो अगर कभी कोई चीज कोई नीचे गिरा है या कभी गया है या फिर कभी कहीं किसी चीज से कूदा है, तो ये जो कंडीशन है जिसपे उसको अपना मास 0 महसूस होता है, इस कंडीशन को बोलते हैं वेटलेसनेस। आपको अपना वेट दिखाई नहीं देगा, तो वेटलेसनेस की ये एक कंडीशन है बच्चों, इस कंडीशन को बोलते हैं वेटलेसनेस। जब आपका कोई भी वेट आपको महसूस नहीं होगा या कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपका वेट नाप नहीं पाएगा, तो वो फ्री फॉल में होता है। तो आप कभी फ्री फॉल करते हो तो आपको वेटलेसनेस महसूस होता है ना, मतलब ऐसा लगेगा कि आपका कोई भी वेट है ही नहीं, आपको अपना वजन समझ में ही नहीं आएगा, है ना। तो इस कंडीशन को बोलते हैं वेटलेसनेस। इसके बाद इसी में अगर हम केस नंबर 6 पे आ जाए, तो एक और छोटा सा केस है, वो भी आप समझ लें बच्चों, कि अब जो लिफ्ट है वो नीचे ही एक्सलरेट हो रही है ऐसी, तो नीचे ही एक्सलरेट हो रहा है। देखो लिफ्ट जो है वो नीचे ही एक्सलरेट हो रहा है, लेकिन जो अब एक्सलरेशन है इट इज ग्रेटर देन जी, मतलब आपने जी से ज्यादा एक्सलरेशन से नीचे की तरफ उसको मूव करा दिया है ना। तो बच्चों तो अभी भी ये इक्वेशन वैलिड रहेगी, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ माइनस एम जी, है ना बच्चों, सॉरी माइनस लिख दिया मैंने, यही वाली इक्वेशन वैलिड रहेगी क्योंकि एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड है। बस ये हो जाएगा कि एम इंटू जी माइनस ए, लेकिन क्या है बच्चों ये ए जो है इसकी वैल्यू जी से ग्रेटर है, तो जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा वो नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया। मतलब जो आप ये डायरेक्शन बोल रहे थे नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव होने का क्या मतलब है, कि जो आप ये डायरेक्शन बोल रहे थे पहले नॉर्मल रिएक्शन, तो ये नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू नेगेटिव हो गई है, मतलब इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई है। इसकी डायरेक्शन अपोजिट कब होगी बच्चों, इसका मतलब जब लिफ्ट नीचे तेजी से आएगी और आप तो फ्री फॉल कर रहे होगे, लेकिन उससे भी ज्यादा तेजी से लिफ्ट नीचे आ रही होगी, तो लिफ्ट का ये वाला जो ऊपर का टॉप मोस्ट पॉइंट है वो आपके सर से टकरा जाएगा बच्चों, सर से टकरा जाएगा, आप ऊपर पहुंच जाओगे, तो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो नीचे की तरफ लग जाएगा, ये बता रहा है वो। तो अगर लिफ्ट को आपने किससे ज्यादा एक्सलरेट करा दिया भाई, लिफ्ट को आपने अगर जी से भी ज्यादा एक्सलरेट करा दिया, तो आप सीधे छत से टकरा जाओगे और छत पे जाकर रुक जाओगे, और फिर नॉर्मल रिएक्शन नीचे लगने पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन जो है उसकी डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी। तो जो आपने डायरेक्शन मानी थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, फिर वेट भी नेगेटिव ही आएगा आपका, है ना, मतलब नीचे की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, इसका मतलब ये है। तो आई होप आपको लिफ्ट और एलिवेटर के सारे केस समझ में आए होंगे, क्लियर होंगे, है ना। तो ये बहुत पूछा जाता है बोर्ड में, तो बहुत ही फेवरेट है
है ना, एग्जामिनर जरूर पूछते हैं इसको, तो इसको ध्यान रखेंगे बच्चों, सारे केसेस अच्छे से समझ लेना, पढ़ लेना, और किताबों से जो मैंने बताया थ्योरी लिखी होती है वो आप समझ लेना। मैंने आपको न्यूमेरिकली सारी चीजें समझा दी।